आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम बिहार बोर्ड परीक्षा 2013 के भौतिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे व्याख्या सहित हल सहित यहाँ पे उत्तर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 पर। कहता है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर रखा जाए। हम लोग याद होगा कि आपने लेंसों का संयोजन पढ़ा था। अगर अनेकों लेंस हो इस तरह से L1, L2, L3 और सबका अपवर्तनांक भी अलग अलग हो μ1, μ2, μ3, तो हम लोग याद होगा पढ़े थे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसका इन सब से रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण एक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इसके प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु हो तो ऊपर में आप देख सकते हैं ये दोनों अपवर्तनांक, लेंस के ऊपर के दोनों हिस्सों के अपवर्तनांक μ1 और μ3 हैं, लेकिन जब ये संयोजित होकर व्यवहार करेंगे तो इनसे अपवर्तन के कारण एक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन नीचे के जो ये दोनों हिस्से हैं इनका अपवर्तनांक अलग है। ये दो संयोजित होकर एक अलग लेंस की तरह व्यवहार करेंगे, ये एक अलग समतुल्य लेंस की तरह व्यवहार करेंगे, जिसके कारण इनसे अपवर्तन के कारण एक अलग जगह पे इमेज बनेगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब जो है यहाँ पे एक प्रतिबिंब यहाँ बना और एक प्रतिबिंब यहाँ बना। एक प्रतिबिंब बनेगा ऊपर के आधे हिस्से के कारण और एक प्रतिबिंब बनेगा नीचे के आधे हिस्से के कारण। तो इस तरह से यहाँ पर दिए गए लेंस में कुल जो है 2 प्रतिबिंब बनेंगे। तो सही जवाब बी नंबर होगा। बी वाले ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। बूंद हमेशा गोलाकार होता है। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक बूंद की त्रिज्या r है, तो इसकी धारिता हम लोग पढ़े गोलीय चालक की धारिता का सूत्र 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r होता है और यह धारिता प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 माइक्रोफैराड है। अब ऐसे 64 बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद जो बनेगी उसके त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर 64 बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाएंगी तो इन 64 बूंदों का जो आयतन होगा, आप जानते हैं कि बूंद गोलाकार है, गोला का आयतन 4/3 पाई r3, ये बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। ये 4 पाई 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा। यहाँ पे 64 r³ इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R³। तो आप देख सकते हैं कि R³ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4r का क्यूब। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4r। यानी कहने का मतलब कि ये जो 64 छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ा बूंद बनाएंगी तो उस बड़े बूंद की त्रिज्या इन छोटी बूंदों के त्रिज्या का 4 गुना होगा। हमसे बड़े बूंद की धारिता पूछा गया है, तो बड़ा बूंद जो होगा वो भी गोलाकार होगा, तो उसके धारिता का सूत्र हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4r। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, 4 इंटू, और आप देख सकते हैं ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आप देख सकते हैं ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, यहाँ पे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R का वैल्यू हम लोग कितना लिखे हुए हैं 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 माइक्रोफैराड होगा, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। यानी जो बड़ा बूंद बनेगा उसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड के बराबर होगी। तो सही जवाब सी नंबर होगा। सी वाले विकल्प पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। कहता है 5 ओम प्रतिरोध का एक तार है, तो प्रतिरोध R बराबर है 5 ओम, जिसका विभवांतर जो है 7 वोल्ट है। तो V बराबर 7 वोल्ट विभवांतर। इससे 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। T बराबर दिया हुआ है 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 20 गुने 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। अब हमसे कहा है कि इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। तो हम लोग उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र पढ़े हुए हैं H इज इक्वल टू I² RT, या इसी सूत्र को हम लोग लिखते थे VIT अथवा V² इंटू T। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों के पास V के बारे में मालूम है, T मालूम है और R मालूम है, इसलिए ये तीसरा नंबर सूत्र जो है यहाँ पे हम लोग
अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 7 बाई आर के जगह पे लिखेंगे 5 और टी के जगह पे यहाँ पे 1200 सेकेंड। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ने जो भी डाटा यूज किया है वो एसआई यूनिट में यूज किया है, इसलिए जो ऊष्मा आएगी वो भी एसआई यूनिट में आएगी और एसआई यूनिट में ऊष्मा का मान होगा जूल में। लेकिन एक जानकारी और हम लोग छोटे क्लासेस से ही पढ़े हुए हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं 4.2 जूल। तो इस तरह से, चूंकि यहाँ पे जवाब कैलोरी में दिया हुआ है, जूल में नहीं दिया हुआ है, तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए, जूल से कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग को यहाँ पर 4.2 से भाग करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 49 हो जाएगा, 7 7 जा, नीचे में 5, ये 1200 और इसमें 4.2 से भाग कर देंगे। तो अब ये जवाब आएगा कैलोरी में। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2800 कैलोरी। तो इसलिए सही जवाब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा 2800 कैलोरी। हम लोग डी पर यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। यह एक सैद्धांतिक प्रश्न है। हम लोग ये चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, सी वाले विकल्प पे टिक करेंगे। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है कि जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए हैं V बराबर एन लेमडा, जहाँ पे V जो है प्रकाश का वेग है, एन प्रकाश का आवृत्ति है और लेमडा जो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। अब जैसे ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे इसमें प्रवेश कर रही है ग्लास स्लैब में। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो प्रकाश का वेग में परिवर्तन होगा, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हवा माध्यम में भी प्रकाश की वही आवृत्ति होगी जो इस ग्लास स्लैब के अंदर होगी। तो अगर यहाँ पे वेग को v1 मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा v1 = n लेमडा 1, और यहाँ पे वेग को ग्लास के अंदर में अगर वेग को अगर हम लोग v2 मानते हैं तो v2 = n लेमडा 2। हम लोग को मालूम है कि हवा, यहाँ पर हवा लिए हुए हैं और यहाँ पे ग्लास है। हवा जो है एक विरल माध्यम है, ग्लास जो है, कांच जो है एक सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वेग क्या होगा, प्रकाश का कम होगा, यानी v2 जो है v1 से स्मॉल होगा, छोटा होगा। v2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे n लेमडा 2, छोटा होगा किससे, n लेमडा 1 से। देख सकते हैं v1 के जगह पे n लेमडा 1 और v2 के जगह पे n लेमडा 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि n दोनों तरफ है तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो लेमडा 2 छोटा होगा लेमडा 1 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमडा 2 कहाँ का वेवलेंथ है, ग्लास के अंदर का, कांच के बने स्लैब के अंदर का, और लेमडा 1 कहाँ का तरंग दैर्ध्य है, हवा माध्यम का। ये हवा माध्यम का है, एक स्लैब के अंदर, कांच के बने स्लैब के अंदर का। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हवा माध्यम का तरंग दैर्ध्य अधिक है और स्लैब के अंदर का तरंग दैर्ध्य कम है। इसका मतलब जब प्रकाश की किरण हवा माध्यम से इस ग्लास स्लैब में जाएगी तो यहाँ पर का तरंग दैर्ध्य कम है, यानी तरंग दैर्ध्य पहले से घट जाएगा। इसलिए सही जवाब ए नंबर होगा कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जब ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य घटता है। ए पर हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। यहाँ पर कहता है कि प्रतिघात का मात्रक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि LAC परिपथ हो या CAC परिपथ हो तो LAC परिपथ या CAC परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, जो कुल प्रतिरोध होता है, उसी को प्रतिघात कहा जाता है। यानी जिसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं वो एक तरह का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध है, तो जब प्रतिरोध है तो इसका मात्रक जो है ओम होगा, इसलिए प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो ओम होता है, इसलिए हम लोग बी वाले विकल्प पे यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। कहता है दशमिक संख्या 25 को द्विधारी संख्या में बदलें। हम लोग इसको बदलना सीखे हुए हैं। जैसे ये 25 है, इसको हम लोग को द्विधारी में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका शेष लिखेंगे
और इसमें 2 से भाग करना शुरू करेंगे। 2 से 12 दूनी 24, शेष बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और शेष बचा 0। फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और शेष बचा 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे शेष को नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। सारे शेष का मान, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे शेष का मान नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, वही इसके द्विधारी संख्या का मान होगा। यानी 25 जो कि एक दाशमिक संख्या था, इसको जब हम लोग द्विधारी में बदले तो आप देख सकते हैं 11001, क्या आंसर होगा 11001। तो ये 11001 जो ऑप्शन है ये सी नंबर में है, इसलिए सी वाले विकल्प पे हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां हम लोग को ज्ञात है, जिसमें लाइमन, बामर, पाशन, ब्राकेट और फुंड। जिसमें लाइमन जो है पराबैंगनी भाग में पड़ती है, बामर जो है दृश्य भाग में पड़ती है और बाकी की तीनों श्रेणियां औरक्त भाग में। हमसे पूछा गया था कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। आप देख सकते हैं कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बामर। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है, बी नंबर विकल्प जो है बामर है, हम बी पर यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। कहता है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। आप देख सकते हैं ये 3 माइक्रोफेराड और ये 2 माइक्रोफेराड, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो इनका समतुल्य धारिता Cp बराबर C1 प्लस C2 बराबर 3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड। ये माइक्रोफेराड है। अब ये जो यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड हो गया, इस दोनों मिलकर इस 5 माइक्रोफेराड के साथ ये 4 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता होता है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, यानी 5 गुने 4 बाई 5 प्लस 4, यानी 20/9 माइक्रोफेराड। तो ये दिए गए तीनों संधारित्रों का समतुल्य धारिता 20/9 माइक्रोफेराड होगा। आप सही जवाब देख सकते हैं, ए वाला विकल्प जो है सही है, 20/9 माइक्रोफेराड जो है इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। कहता है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। एक गोला है, आप देख सकते हैं इस पर आवेश जो है 10 माइक्रोकुलाम है। Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रो बोलते हैं 10 के पावर -6 को, तो ये इतना कुलाम यानी 10 के पावर -5 कुलाम। इसका कुल फ्लक्स निकालना है। तो गाउस के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि कुल फ्लक्स बराबर आवेश, किसी बंद तल के लिए कुल फ्लक्स निकालते हैं हम लोग हैं तो भीतर का आवेश लेते हैं और इसके सतह पर के आवेश को ही हम लोग भीतर का आवेश मानेंगे, क्योंकि सतह पर के आवेश के कारण यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र है और विद्युतीय क्षेत्र है तो फ्लक्स भी होगा। तो आवेश अगुने होता है 1/ε0। तो देखिए यहाँ पे आवेश कितना दिया हुआ है 10 के पावर -5 इंटू 1/ε0 है। यहाँ पे आप एक चीज़ जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है 9 गुने 10 के पावर 9। ये 4π को अगर उधर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/ε0 इज इक्वल टू 36π गुने 10 के पावर 9। तो आप देख सकते हैं 1/ε0 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ε0 के जगह पे 36π गुने 10 के पावर 9। तो ये जवाब हो जाएगा 36π गुने 10 के पावर 4। तो दिए गए गोला जिस पर 10 माइक्रोकुलाम आवेश है उसका कुल फ्लक्स होगा 36π गुने 10 के पावर 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं सही जवाब ए नंबर विकल्प सही है, 36π गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। तो हम लोग ए वाले विकल्प पे यहाँ पे टिक करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।